तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, जैसे कि अभी तक 118 एलिमेंट्स साइंटिस्ट पता कर पाए हैं, जिनमें से 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या हैं? जो मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं या इनके बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ना ही ठीक तरह से मेटल्स हैं, ना ही ठीक तरह से नॉन मेटल्स हैं, उनको हमने मेटलॉइड्स की कैटेगरी में डाल दिया है साइंटिस्ट ने। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मेटल्स के सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम एंड सम मेटल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल के एग्जांपल हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है याद करना? इम्पॉर्टेंट है इनके साइन याद करना। मैंने आपको उस दिन भी कहा था आपको पीरियोडिक टेबल रटी होनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो आपको याद होने ही चाहिए। तो जितना जल्दी हो सकेगा आप यदि याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मेटल्स की। मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। देखिए, सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगी। आप कहेंगे कि मेटल से, मैंने कहा मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर आप एल्यूमिनियम का ही या आयरन का ही एग्जांपल ले लीजिए तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। रूम टेम्परेचर मीन्स टू से ना ही हम उन्हें गर्म करें, ना ही उन्हें ठंडा करें, जस्ट एट अ रूम टेम्परेचर में रखे हुए हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। एक्सेप्शन सभी में होता है कि वो मेटल भी है फिर भी वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है, जैसे कि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही है, समझ रहे हैं आप? इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता। ये लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी रूम टेम्परेचर पर। यही चीज़ आपको याद करना है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए मेटल्स की कि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, सोनरस होते हैं, लस्टरस होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। सॉरी, जस्ट अ ग्लिच। या सो ये मैं आपको डिटेल में सबके बारे में बताऊंगा। सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी बस लिक्विड फॉर्म में होता है बट है वो मेटल ही। डक्टाइल होते हैं मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स। इसका मतलब है कि यदि हम आयरन या एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको दोनों तरफ से खींचते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए इसको हम थोड़ा सा हॉट कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, फिर दोनों तरफ से यदि इसको खींचते हैं तो ये एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, लंबे वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ये मेटल्स मेलेबल होते हैं। यदि हम एक छोटा सा सेम टुकड़ा लेते हैं एल्यूमिनियम या किसी भी मेटल का, उसको हम लगातार हथौड़े की मदद से पीटते हैं तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सोनोरस होते हैं। इट मीन्स इट प्रोड्यूस साउंड्स। अगर हम दो मेटल्स को लिखते हैं, आपस में टकराते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ये लस्टरस होते हैं। इसका मतलब इसमें नेचुरल साइन होती है, इसमें साइन देनी नहीं पड़ती है, ये नेचुरली ही इनमें एक साइन टाइप की होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप कोई बर्तन खरीदते हैं एल्यूमिनियम का या कुछ का भी, आप उसमें देखेंगे एक नेचुरल साइन होती है उसमें। ये नॉन मेटल में नहीं होता साइनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको उसमें रिफ्लेक्शन दिखेगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब इनको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब ये मेल्ट होंगे, तुरंत मेल्ट नहीं होंगे। जैसे आयरन का आप एक टुकड़ा लीजिए, वो तुरंत हीट नहीं होगा, उसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी कंपेयर टू नॉन मेटल्स। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सीजियम और गैलियम जो होते हैं उनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। उनको थोड़ी हीट देने पर ही वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है, यदि थोड़ी हीट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है। जबकि उनको यदि बहुत हाई हीट चाहिए तो उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दूसरी चीज़, ये जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि हीट इन मेटल्स में जल्दी पास होगी। अगर आप एक वायर लेंगे और वो मेटल का बना हुआ है तो उसमें हीट ईजिली पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी ईजिली पास होगी। जबकि यदि वो नॉन मेटल का लेंगे तो उसमें एक्चुअली हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। हम जनरली यूज़ करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो रबर वगैरह यूज़ करते हैं, रबर की सैंडल यूज़ करते हैं, क्योंकि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसी वजह से। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, लेड एंड मरकरी, ये पुअर कंडक्टर होते हैं।
बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं लेड और मरकरी, इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो याद करना है, वो है सिल्वर एंड कॉपर के बारे में। ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं सिल्वर एंड। कोई आपसे पूछे किस चीज़ का हम वायर बना दें जिससे सबसे कम हीट लॉस हो या सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो, आपको पता होगा या नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि कोई भी एक वायर है वो एल्यूमिनियम या आयरन किसी भी चीज़ का बना होता है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को रिकूप करने के लिए। तो जो सिल्वर या कॉपर से बना वायर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही यूज मतलब वेस्ट होती है। इन द सेम वे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स इसके जस्ट अपोजिट होती हैं, कुछ थोड़ा सिमिलर होती हैं, जैसे ऑकर एज अ सॉलिड और गैस। ये सॉलिड में भी होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं और गैस के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। एक एक्सेप्शन है इसमें, जो ब्रोमीन होता है ना वो लिक्विड होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट भी है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो है मरकरी, और ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। ठीक है, बाकी ये सॉलिड या फिर गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। और मेटल के अपोजिट नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। इनमें आसानी से हीट ट्रैवल नहीं करती, ना ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है। इसलिए हम जनरली जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो जनरली नॉन मेटल से बनी हुई चीज़ें ही यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर। इसमें एक एक्सेप्शन है, जो ग्रेफाइट होता है नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन है। कार्बन के कई फॉर्म्स होते हैं, ग्रेफाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इन द सेम वे डायमंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन। सो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले कहा ये एक्सेप्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही, पता ही होना चाहिए, इनके जो एक्सेप्शंस है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि जनरली तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट अपना आंसर होगा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और नॉन मेटल भी है। ये नॉन सोनरस भी होते हैं, मतलब इसमें आवाज़ नहीं आएगी, अगर आप एक दूसरे को टकराएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। नॉन लस्टरस होते हैं, इनमें कोई साइनिंग नहीं होती है, केवल आयोडीन में लस्टर होता है, थोड़ी साइनिंग होती है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइल नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कि एसिड रेन में। ये ऑक्साइड्स हैं, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तब भी देखेंगे कि मेटल कैसे एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और मेटल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, जबकि नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जैसे कि एसिडिक रेन। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल की। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो एक मेटल ऑक्साइड बना लेगा। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इसके कुछ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। मेटल्स कैन बर्न इन एयर, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विद एयर। ये एयर में बर्न भी हो सकते हैं, ये रिएक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी रिएक्ट कर सकते हैं। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल एज दे रिएक्ट विगरसली विद एयर एंड कैच फायर। इसका मतलब है जो कुछ मेटल्स हो रहे हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे। ऑक्सीजन मतलब हम जैसे इनको हवा में, इन सोडियम और पोटेशियम को हवा में रखेंगे तुरंत जलना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इनको हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। आप यूट्यूब में कई वीडियोस देख सकते हैं जिसमें वो दिखाएंगे केरोसिन ऑयल से सोडियम या पोटेशियम का पीस बाहर निकालेंगे, तुरंत वो बर्न होने लगेगा, जलने लगेगा और एक्सप्लोड भी कर जाता है समटाइम्स। तो इससे क्या हुआ, इनको जैसे ही हमने केरोसिन ऑयल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती बिल्कुल, तो वहाँ पे वो रिएक्ट नहीं करेंगे, बर्न नहीं होंगे। जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे, एयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वो तुरंत उससे रिएक्ट करके जलने लगेंगे। कुछ मेटल्स होते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, रिएक्ट, ये बहुत धीरे धीरे जलते हैं, ये बहुत धीरे रिएक्ट करते हैं एयर से, बट रिएक्ट जरूर करते हैं। मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न इन एयर विद अ वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम जब बर्न होता है ना एयर में, तो वो एक वाइट डेजलिंग लाइट रिलीज करता है, असल में वो ऑक्साइड बन रहा होता है। Fe आयरन, मैंने आपको पहले भी कहा है, जिसको थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मैं डायरेक्ट नेम बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़, मैंने आपको कहा है पीरियोडिक टेबल आप लर्न कर लीजिए। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते।
आयरन एंड कॉपर डोंट बर्न इन एयर बट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ये बर्न नहीं होते हैं बट ये ऑक्सीजन से रिएक्ट जरूर कर सकते हैं, ऑक्साइड बनाएंगे। और ये व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न व्हेन स्प्रिंकल्ड ओवर फ्लेम, ठीक है, हीटेड आयरन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नीचे देखते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंपली नोट्स हैं और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप ये इम्पोर्टेंट पढ़ के जाते हैं। और जो मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ वो तो आपको बिल्कुल रट ही लेना है। मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विद एयर। ये कुछ मेटल्स हैं जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था ना, मेटल्स रिएक्ट भी करते हैं, कुछ हाईली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, कुछ रिएक्ट नहीं भी करते हैं। मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड बर्न नहीं होते हैं या और रिएक्ट विद एयर, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा Na2O बना लेगा। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा MgO बना लेगा। कॉपर है, यहाँ पर हमें क्यों, इसमें 2 एलिमेंट चाहिए सोडियम के, 2 एलिमेंट चाहिए मैग्नीशियम के। ये बैलेंसिंग अगर आपको नहीं बनती है तो मैं किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बैलेंस होता है। और जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप अभी केवल इतना देख लीजिए किस तरह से ये इक्वेशंस बना रहे हैं, ऑक्साइड्स किस तरह से बना रहे हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जैसे कि मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, और ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। जैसे कि Al2O3 है, ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, ये बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। NaOH मैंने आपको बताया था, HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, इनसे रिएक्ट कर रहा है। ये यहाँ पर सॉल्ट बना रहा है एंड वाटर बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है एंड वाटर बना रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, रिएक्शन विद वाटर। तो अगर ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करे तो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये सोडियम, पोटेशियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। हॉट वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद स्टीम ओनली, केवल स्टीम से जो एक धारा होती है, हम कह सकते हैं नॉर्मल वाटर की जो धारा होती है, उससे आयरन और एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको केवल इतना यहाँ पर देखना है कि कोल्ड वाटर से क्या रिएक्ट करता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, Ca। हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम। स्टीम से, केवल स्टीम से कौन रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम और आयरन, Fe आयरन को बोलते हैं। जैसे कि सोडियम मेटल यदि रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल यदि रिएक्ट करेगा वाटर से तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वेशंस अपन को खुद ही बैलेंस करनी है। पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा तो H2O वाटर से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आप देखेंगे इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कैसे पता चला बैलेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 + 1 3 हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, तो टोटल हो गए 3 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जबकि केवल 2 ही मॉलिक्यूल है, तो बैलेंस करना मतलब दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल ही होने चाहिए, हमेशा सेम ही होते हैं। तो बैलेंस हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, H 4 हो गए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 H के मॉलिक्यूल्स हो गए, जबकि यहाँ पर अभी केवल 2 हैं। तो यहाँ पर हम सोडियम के भी डबल कर देंगे क्योंकि यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखेंगे सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स है, सोडियम के यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, जबकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अब 2 हो गए। हाइड्रोजन के 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ है, 4 है टोटल, यहाँ 2 2 4, अब 4 यहाँ पे भी हो गए, इस तरफ भी हो गए। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, 2 ऑक्सीजन के पहले ही थे। अब देखिए इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। मैंने क्या किया था, मैं फिर से करके बताता हूँ। 2 यहाँ पर लगा दिया, 2 यहाँ पर लगा दिया और 2 यहाँ पर लगा दिया, तो अब ये इक्वेशन एकदम बैलेंस हो गई। अब देखिए 2 सोडियम के मॉलिक्यूल इधर है, 2 सोडियम के इधर है, 4 हाइड्रोजन के इधर है, तो 2 + 2, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इधर है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर है, तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर है। तो ये अब एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये 3 इक्वेशन में आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताइए, मैं इनको भी बैलेंस करके बता दूंगा। बहुत ईजी होता है इनको बैलेंस करना, एक बार यदि आप सीख जाते हैं तो। इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू डबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। जैसे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम में यदि वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। इसको भी आपको बैलेंस करके बताना है, हो सके तो कमेंट में बताइए, वरना कोई भी इशू जा रहा है तो भी बताइए, मैं करके बता दूंगा। यहाँ पे कहा भी है उन्होंने कि ट्राई बैलेंसिंग दीज केमिकल इक्वेशन योरसेल्फ। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी।
आपको यदि ध्यान हो, आपने मेरा एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट के नोट्स देखे हैं, उसमें मैंने एसिड की प्रॉपर्टी में बताया कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैंने आपको याद करने का भी तरीका बताया था कि एसिड प्लस बेस हमेशा आपको याद होना चाहिए, एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर की जगह सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं इसको। तो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड में मेटल यदि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे कि Fe क्या मेटल है, आयरन है, प्लस यदि HCl 2HCl, यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशंस हैं ये, तो 2HCl के साथ यदि रिएक्ट करेगा तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। इन द सेम वे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम यदि रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो MgCl2 बनाएगा, जिंक रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बनाएगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब नीचे देखेंगे यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि कॉपर प्लस मरकरी एंड सिल्वर, ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जो इससे रिएक्ट नहीं करते हैं, डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड अगर आपको लगे क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, बहुत ही गाढ़ा एसिड होता है, उसमें यदि आप वाटर मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। क्योंकि हम कंसंट्रेटेड एसिड को हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गाढ़ा होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत तेज होता है, तो हम डाइल्यूट एसिड को यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा वाटर मिला के, तो वो यूजेबल हो जाता है। आपको याद रखना है कि कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर रिएक्ट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इट्स ऑक्साइड to water when metals react with nitric acid, but magnesium and Mn react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम यदि HNO3 से रिएक्ट करेगा तो MgNO3 का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस जरूर रिएक्ट होगी। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वो डायरेक्ट लैंग्वेज में पूछ लेते हैं, यदि रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो इसे हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट, यदि कोई एक मेटल ए है, कोई भी एक मेटल है, वो यदि सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, मैंने कल वाले लेक्चर में जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था वहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में भी बताया, तो यदि सॉल्ट सॉल्यूशन है किसी भी कोई भी सब्सटेंस का सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें यदि मेटल ए रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट सॉल्यूशन ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा और जो मेटल बी है वो बाहर निकल जाएगा। बट ऐसा होगा कब, जब मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू जो बी का सॉल्ट सॉल्यूशन बना है, तब मेटल बी बाहर होगा, मेटल ए उसकी जगह ले लेगा। रिएक्टिव मतलब क्या होता है, कितनी जल्दी पेयर बना सकता है दूसरे के साथ, वो उसकी रिएक्टिविटी को शो करता है। यदि एक मेटल ए है, मेटल बी है, मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव होगा अगर वो दूसरे को रिप्लेस कर दे, मेटल बी को रिप्लेस करके वो उसकी जगह पे बैठ जाएगा अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो आप समझ रहे हैं। रिएक्टिविटी की एक टेबल होती है जिसमें पता चलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ऑल मेटल्स नॉट इक्वली रिएक्टिव, इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं, कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। ये आप इसकी सीरीज से देख सकते हैं, देखिए नीचे सीरीज दी हुई है। इस रिएक्टिव सीरीज में आप देख सकते हैं कि जो पोटेशियम है, ये जो सबसे ऊपर है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। अब यहाँ से रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल Au जो गोल्ड है, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, इसलिए आपको पता होगा गोल्ड सबसे ज़्यादा महंगा है। महंगा इसलिए क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता कंपेयर टू अदर्स। जैसे आयरन देखिए यहाँ पर इस सीरीज़ में कहाँ है, ये है यहाँ पर आयरन। आयरन जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसमें कोरोजन यानी जंग जल्दी लगती है, जबकि गोल्ड में ऐसा नहीं है, इसलिए महंगा है। उससे थोड़ा सस्ता है कॉपर, एंड इन द सेम वे चलता रहता है। सबसे लास्ट में प्लेटिनम, प्लेटिनम और भी महंगा होता है, वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये है कि ये सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। कोई भी ट्रिक से आप याद कर लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, आपको ये सीरीज़ याद करनी है। आप अपनी स्टडी टेबल के सामने इसको लगा लीजिए और ये डेली देखिए, डेली देखने से आपको याद हो जाएगी और कुछ एग्जाम्पल से भी आपको भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ ऐसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अभी नीचे यहाँ पर एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर जैसे आयरन है, आयरन इन फ्री स्टेट में है, कॉपर सल्फाइड के साथ अभी बैठा हुआ है, बट आयरन मैंने आपको बताया ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। देखिए आयरन ऊपर है जबकि कॉपर नीचे है, तो ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो फ्री स्टेट में बैठा है, ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा, कहेगा कॉपर तुम हटो, मैं तुमसे ज़्यादा रिएक्ट कर सकता हूँ सल्फर से, तो FeSO4 बना लेगा, कॉपर को बगल में फेंक देगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो बगल वाले को हटा के खुद वहाँ पर बैठ जाता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
ठीक है, अभी आप और अच्छे से समझेंगे नीचे। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा आपको यहाँ मतलब ठीक है दे लेना। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंसी सेल। आपने वैलेंसी सेल्स अगर पढ़े हैं, वैलेंसी सेल्स ऐसे होते हैं 2 4 8, यहाँ पर 2 वैलेंस होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जिसमें कम होते हैं वो, जिसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वो डोनेट कर देता है, प्लस साइन आ जाता है। जिसके पास कम होते हैं वो दूसरे से ले लेता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। चलिए इसको नीचे समझेंगे। एटम्स ऑफ मेटल, एटम ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस, या इन द सेम वे, ये बिल्कुल सेम। मैं आपको एग्जांपल से समझ जाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा बजाय इसको पढ़ने के। देखिए MgCl2 कैसे बना। यहाँ पर मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो थे 2 8 एंड 2। तो ये 2 एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, तो ये 2 को ये डोनेट कर देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने बाहर रख दिए, तो इसके अब पता कैसे चलेगा इसने डोनेट कर दिया? इसके पास 2 प्लस ऊपर लगा देंगे तो इससे पता चलेगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रखे हुए हैं। क्लोरीन के पास 2 8 7 होते हैं, 7 में एक कम है, यहाँ पर 2 8 8 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल घूम रहा है कि कोई मुझे एक तो दे दे, मैं अपना वैलेंसी सेल कंप्लीट कर लूँ। तो ये तो केवल एक ही ले सकता है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 क्लोरीन आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो Cl2 आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक दोनों जन, और ये Cl बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का साइन हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा? Mg2Cl के साथ मिलके MgCl2 बना लेगा। दोनों सेटिस्फाइड हो गए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो ये MgCl2 इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक है किसी भी इक्वेशन का। देखिए इन द सेम वे यहाँ पर बताया है, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को एक दे दिया। अब आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जो आयंस से बनते हैं, आयंस को देकर बनते हैं, इनको आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये जनरली सॉलिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं। जैसे आप कांच को लेंगे और ज़मीन में गिरा देंगे तो वो टूट जाएगा, जबकि आयरन को आप गिराएंगे तो वो टूटेगा नहीं। आप उसको गर्म करके खींचेंगे तो वो थिन वायर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये ब्रिटल होते हैं, मतलब तुरंत टूट जाते हैं। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब इनको गर्म करने में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब ये मेल्ट होंगे, पिघलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट वो इन द सेम वे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अगर ये दोनों आयोनिक कंपाउंड बने हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देकर, आयंस को देकर अगर ये इन्होंने कंपाउंड बनाया तो इनको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी अगर इनको ब्रेक करना है तो। ये जनरली वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं वाटर में, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं, जल्दी नहीं घुलते। ये इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हैं, सॉल्यूशन में भी, मोल्टेन स्टेट में भी होंगे तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस है। फ्री आयंस के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। असल में आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, ये एक तार है AB, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने को ही इलेक्ट्रिसिटी का पास होना बोलते हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि अगर इस वायर में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये बेसिक है, अब जनरली ऐसे ही मैंने बता दिया जानकारी के लिए। ऑकरेंस ऑफ मेटल, मिनरल्स, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स ऑकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। देखिए अब मेटल्स आते कहाँ से हैं? अब आप सोचेंगे आयरन, जिंक, ये सब कहाँ से आते हैं? ये जनरली क्या है, हम लोग जब खुदाई करते हैं, बड़ी बड़ी खदानें आपने देखी होंगी, हमने ज़मीन में खुदाई की यदि, तो यहाँ से एक ओर निकलता है। ओर उसको बोलते हैं जब मेटल किसी इम्प्योरिटी के साथ बैठा हो। मेटल डायरेक्ट नहीं मिलता, डायरेक्ट आप खोदेंगे तो सोना वाले मिल जाता है, बट जिंक नहीं मिलेगा आपको डायरेक्ट अंदर। आपको उससे इम्प्योरिटीज़ को हटा के उससे जिंक निकालना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो आपको नेचुरली, मिनरल्स वो होते हैं जो हमें नेचुरली ज़मीन पर मिल जाए, अर्थ में मिल जाए। ओर्स उनको बोलते हैं जिससे हम मेटल्स को निकाल सकें और प्रॉफिटेबली निकाल सकें। इसका मतलब जो खर्च हमें मेटल निकालने में आ रहा है वो उस मेटल की वैल्यू से कम ही हो, मेटल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10,000 रुपये खर्च किए गोल्ड को निकालने में, फिर हमें निकालने में, उसे प्रोसेस करने में जो खर्च आया टोटल 10,000 का आया और हमारा 80,000 का गोल्ड वो उतना अमाउंट सेल हो गया। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, देखिए मेटल्स आते कहाँ से हैं? ऑकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स, जो कंपाउंड्स नेचुरली हमें मिलते हैं, जो अर्थ में हमें मिलते हैं। जब अर्थ में हम खुदाई करते हैं तो ज़मीन में जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, तो जो नेचुरली होते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। और क्या होता है, जो हमने ज़मीन में खुदाई की, हमें जो मेटल, डायरेक्ट मेटल नहीं मिलेगा, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जिंक जो भी होगा किसी न किसी इम्प्योरिटी के साथ होगा, कुछ ना कुछ उसमें मिक्स होगा, उसमें धूल होगी, मिट्टी होगी, या वो किसी अदर मेटल के साथ मिला हुआ होगा,
तो जो भी ये मिक्सचर होता है ना, इसको हम ओर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद गैंग क्या होता है, जिसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है ना, जो सॉयल, मिट्टी, सैंड, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटी जो मिक्स है उसके साथ, उसको हम गैंग बोलते हैं। मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी वो प्रोसेस है, स्टेप बाई प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से, ठीक है। तो 3 चीज़ हमने सीखी। ज़मीन में जब हम खुदाई करते हैं, जो हमें मिलता है इम्प्योरिटी के साथ, उसको हम ओर्स बोलते हैं। उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम गैंग बोलते हैं। और जो प्रोसेस है उससे मेटल निकालने की ओर से, उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अलग अलग टाइप्स के ओर्स निकलते हैं, अलग अलग टाइप्स के मेटल्स के ओर्स निकलते हैं। तो हमने आपको अभी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई है, उसमें जो लेस सबसे नीचे होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो वो जनरली हमें फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। जैसे गोल्ड, कॉपर, वो हमें जनरली फ्री स्टेट, मतलब वो दूसरे ऑक्साइड्स या सल्फर्स के साथ रिएक्ट नहीं है, वो जनरली मिट्टी के बीच में दबे हुए हैं या पत्थर के बीच में दबे हुए हैं, तो बस हमें उनसे ही अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, हम लेस रिएक्टिव हैं। जो बीच में है, जो मिडल में है, वो थोड़ा रिएक्ट करते हैं, तो वो ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट हो जाते हैं जल्दी, तो उनके साथ मिलेंगे हमें। और जो हाईली रिएक्टिव है, वो इतने ज़्यादा, वो किसी से भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो किसी न किसी के साथ ही मिलते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स में हमें यही बताया गया है कि जो बॉटम में होता है, मेटल एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज में जो बॉटम में होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये फ्री स्टेट में हमें मिल जाते हैं। लेकिन जो कॉपर और सिल्वर हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि ये सल्फाइड के साथ मिलेंगे। कॉपर सल्फाइड मिलेगा, हमें उससे कॉपर अलग करना पड़ेगा। सिल्वर सल्फाइड मिलेगा तो हमें उससे सिल्वर अलग करना पड़ेगा, या ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी मिलते हैं। इन द सेम वे जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी में होते हैं, जो बीच में पाए जाते हैं, जैसे जिंक, Fe आयरन, Pb मतलब लेड, ये जो होते हैं, ये ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट के साथ मिक्स मिलते हैं हमें ज़मीन के नीचे। और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, किसी के भी साथ मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। इनको थोड़ा टाइम लगता है एक्सट्रैक्ट करने में। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओर्स क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं, मेटलर्जी क्या होती है, ठीक है। अब हम नीचे देखेंगे, मेटलर्जी मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस को बोलते हैं। अब हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज मैंने अभी आपको जो बताई, इसमें जो लोअर में है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मरकरी फ्रॉम सिनेबार, तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिनेबार किसका ओर है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा। सिनेबार किसका ओर है, मरकरी का ओर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसकी इक्वेशन आप केवल देख लीजिए कि HGS में जब हम 3 ऑक्सीजन पास करते हैं, 3 O2 पास करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें HgO मिल जाता है। मतलब पहले Hg के साथ S था, सल्फाइड था, अब ये मरकरी ऑक्साइड बन गया है। मरकरी ऑक्साइड को और हीट करेंगे तो ये हमें प्योर मरकरी दे देगा। अब हम मरकरी का यूज़ कैसे भी कर सकते हैं। इन द सेम वे कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड से हम निकाल सकते हैं। कॉपर सल्फाइड है, इसको 3O2 पास करवाएंगे, हीट पास करवाएंगे, तो ये CuO बन जाएगा। फिर कॉपर ऑक्साइड को CuS कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट करवाएंगे, तो हम प्योर कॉपर मिल जाएगा और प्योर सल्फाइड गैस रिलीज हो जाएगी। इन द सेम वे अभी हमने लो वाले को देखा, अब हम मिडिल वाले मेटल्स को देखेंगे। जो एक्टिविटी सीरीज में मिडिल में जो मेटल्स होते हैं, अभी जो मैंने आपको पढ़ाई है उनको याद करना है, इसलिए मैंने आपको कहा उनको याद करके रखना है। तो इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये थोड़ा सा ईजियर होते हैं। मेटल्स आर ईजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड ओर, इसलिए हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेटल का जो हमें ओर मिला है, जिंक सल्फाइड मिला है, जिंक सल्फाइड के साथ मिक्स है अभी, तो हम इसको ऑक्सीजन पास करवा के, हीट पास करवा के जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। जिंक कार्बोनेट यदि के साथ है तब भी हम इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इन जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिक्स करेंगे, कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट देंगे, तो ये जिंक प्योर जिंक मिल जाएगा। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, मतलब कोक को यूज़ करके, कोक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, तो कोक जैसे ही हम इसमें रिएक्ट करवाएंगे और हीट देंगे, जिंक प्योर जिंक हमें मिल जाएगा। ये एक तरीका है जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालने का। दूसरा तरीका भी है जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालने का, इससे आप रिएक्टिविटी सीरीज भी अच्छे से समझ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, जैसे MnO2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम को हम इसमें मिक्स करवाएंगे, हीट करेंगे तो हमें प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा और Al2O3 अलग हो जाएगा। ये कैसे हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज का कमाल है। Mn था नीचे, एल्यूमिनियम था ऊपर, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम क्या कहेगा Mn से कि तुम हटो, मैं रिएक्ट कर जाऊंगा। तो एल्यूमिनियम आएगा, Mn को हटाएगा और Mn बेचारा अकेला हो जाएगा, Al2O3 अलग हो जाएगा। तो आप समझे रिएक्टिविटी सीरीज़ का यही यहाँ पर यूज़ है
कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है उसकी जगह से और खुद आकर बैठ जाता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। इन द सेम वे Fe2O3 है, उसमें आप देखिए एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो Fe को फ्री स्टेट में छोड़ देगा Al2O3, क्योंकि Fe लेस रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो प्योर मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। In the above reaction, molten iron is formed and used to join railway tracks. This is called thermal reaction. तो रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं ना, जो रेलवे के ट्रैक्स बने होते हैं, उनको हम मोल्टेन स्टेट में यूज़ करते हैं उनको जोड़ने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा याद रखना है, थर्मल रिएक्शन ही इसको बोलते हैं। चलिए अब नीचे देखते हैं थोड़ा सा कि अगर टॉप एक्टिविटी की सीरीज़ है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। Though these metals have more affinity for oxygen than carbon, are obtained by electrolytic reduction. आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो टॉप मेटल्स होते हैं एक्टिविटी सीरीज में उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के थ्रू ही ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि NaCl है वो सोडियम प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl निगेटिव आयन में। ये कन्वर्ट कैसे होते हैं, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जो रिलीज़ करता है उसके ऊपर प्लस साइन आ जाता है, जो लेता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर निगेटिव साइन आ जाता है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं करके बताऊँ, एक बीकर है उसमें एक कैथोड है एक एनोड है, रॉड है। इसमें क्या होगा, कैथोड के पास सारे जितने भी सोडियम के हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यहाँ पर कैथोड के पास जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स गेट डिपॉजिटेड कैथोड एंड नॉन मेटल्स एट एनोड। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कैथोड के पास मूव कर जाएंगे, जितने भी नॉन मेटल हैं एनोड के पास मूव कर जाएंगे जैसे ही हम इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो ये प्रोसेस होती है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब रिफाइनमेंट ऑफ मेटल्स क्या होता है, रिफाइनमेंट ऑफ मेटल्स होता है इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती है उनको हटाना। ये आपको टर्म याद रखना है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ को हटाने को ही हम रिफाइनमेंट ऑफ मेटल बोलते हैं बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अब हम आपको एक और बिल्कुल सेम तरीका ही है, कॉपर को कैसे हम ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू। इसमें एक एनोड, एक बीकर हमने लिया, ये बीकर आप देख सकते हैं। इस बीकर में हमने, इसको बीकर बोलते हैं, एनोड लिया है, कैथोड लिया। एनोड किसका बना हुआ है, वो इम्प्योर कॉपर का है, और कैथोड कैसा है, यहाँ पर प्योर कॉपर आ जाएगा। सॉल्यूशन जो है एक्वा सॉल्यूशन रहेगा, उसमें कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट भर देंगे, सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको ये चीज़ बताना है कि कंसनट्रेट में क्या हम मिक्स करते हैं कि वो डाइल्यूट बन जाता है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जिसने अच्छे से लेक्चर देखा है उसे पता होगा डाइल्यूट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में भर देंगे। फ्रॉम एनोड कॉपर आयंस आर रिलीज इन द सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपॉजिटेड कैथोड। तो जो जितना हम कॉपर आयंस को इसमें मूव होगा जितना, ये देखिए यहाँ पे कॉपर आयन मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना ये है, कई बार इम्प्योरिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इम्प्योरिटीज़ में जिसमें सिल्वर और गोल्ड होगा जिस इम्प्योरिटी में, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। देखिए ये है इम्प्योरिटीज़ एनोड के मड में डिपॉजिट हो गई, एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज़ डिपॉजिट हो जाएगी, वो इम्प्योरिटीज़ जिसमें सिल्वर और गोल्ड होगा। बाकी कॉपर अपना इधर मूव कर जाएगा एनोड से कैथोड की तरफ, यहाँ पर हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा और इम्प्योरिटीज़ भी मिल गई, ये भी इंपॉर्टेंट होगी। फिर बाद में हम इस इम्प्योरिटी से कॉपर सिल्वर को अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। अब ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टर्म्स हैं आपको याद रखने। कोरोजन क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को हम रोके कैसे, एलॉयज क्या होते हैं। ठीक है, जंग लगना आपने देखा है मेटल्स में, दिस इज टाइप ऑफ कोरोजन, रस्ट, जंग लग जाती है। तो कोरोजन कैसे होता है, मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस एंड सराउंडिंग्स लाइक मॉइस्चर एंड एसिड। जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो अपने प्योर फॉर्म में आपने निकाल लिया, उसके बाद वो उनके सराउंडिंग्स में मॉइस्चर यानी नमी होती है, एसिड्स होते हैं, वो अटैक करते हैं इसके ऊपर, वो उसको कहीं ना कहीं खताना समझते हैं आप, खत जाते हैं जब आयरन, तो वो एकदम खोखला हो जाती है, रस्ट लगने के कारण ये होता है। तो देखिए तीन चीज़ों में हम देखेंगे, सिल्वर में कैसे लगती है। आपने देखा होगा अपनी माताएं बहनें जो पायल पहनती है ना सिल्वर की, चांदी की पायल, वो काफ़ी समय बाद ब्लैक हो जाती हैं। तो सिल्वर कहाँ है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, तो लेस रिएक्टिव है बट रिएक्टिव तो है, तो काफ़ी समय बाद वो रिएक्ट करता है। कैसे, देखिए, सिल्वर इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल बिकम्स ब्लैक। तो सिल्वर काफ़ी समय बाद जो एयर में मौजूद सल्फर है, बहुत स्मॉल अमाउंट में मौजूद होती है सल्फर एयर में, वो सिल्वर एयर में जो सल्फर होती है उससे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसके कारण वो सिल्वर जो चांदी है वो ब्लैक पड़ जाती है। कॉपर कैसे, वो
जो एयर में मॉइस्ट मतलब नमी होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्मॉल अमाउंट में, तो रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट, तो इसको भी जंग लगना बोलते हैं, कॉपर में जंग लगना बोलते हैं। आयरन acquires a coating of a brown flaky substance called rust. Both air and moisture are necessary for rusting of iron. तो आयरन में जंग तब लगती है जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और मॉइस्चर यानी नमी के कांटेक्ट में आएगा, तब उसमें जंग लग जाती है। 3 चीज़ें आपको याद रखना है, सिल्वर सल्फाइड के कारण जंग लग जाती है, कॉपर में कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है कॉपर कार्बोनेट की। आयरन जो है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। अगर आप उसको सील पैक करके रख दें, इसके ऊपर कुछ कोटिंग कर दें ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए आयरन, तब उसमें रस्ट यानी जंग नहीं लगेगी। अब हम रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या है, बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज। इसके काफ़ी तरीके हैं इसको कोरोजन को रोकने के। इसके ऊपर यदि हम पेंट कर दें, ऑयल की पेंटिंग कर दें, ग्रीस कर दें इसके ऊपर, गैल्वनाइजिंग एक प्रोसेस होती है उसको यदि हम करते हैं, नीचे दिया गया है गैल्वनाइजिंग में हम क्या करते हैं, आयरन या स्टील की कोटिंग कर देते हैं विद लेयर ऑफ जिंक। क्यों ऐसा और इससे कैसे रुक जाएगी रस्टिंग ऑफ आयरन, बिकॉज जिंक इज प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज्ड देन आयरन, वो बचा लेता है, वो खुद जंग ले लेगा और आयरन को उससे बचा लेगा क्योंकि जिंक क्या होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस तरीके से हम बचा सकते हैं आयरन को जंग लगने से। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन आपको इतना याद रखना है कि हम बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग और बाय गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, इज अ प्रोसेस टू प्रिवेंट द कोरोजन। आपको ये याद रखना है व्हाट इज गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन इज द प्रोसेस टू प्रिवेंट द कोरोजन, ठीक है। और ये होता कैसा है, आयरन या स्टील की कोटिंग करते हैं विद अ लेयर ऑफ जिंक। ये बस आपको इतना याद रखना है। एलॉयज क्या होते हैं, देखिए एलॉयज होते हैं, दीज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स और नॉन मेटल। हमारे पास एक मेटल है, फॉर एग्जांपल हमने प्योर आयरन निकाल लिया एक्सट्रैक्ट करके। अब आयरन का यूज़ हमने काफ़ी जगह कर लिया बट हर जगह नहीं कर पा रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस, कि उसमें जंग लग जाती है, ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। जो प्योर आयरन है ना वो बहुत मजबूत नहीं होता है, उसके साथ जितनी हम इम्प्योरिटीज़ को मिक्स करेंगे या दूसरे मेटल्स को मिक्स करेंगे तब वो ज़्यादा मजबूत होगा। तो एलॉयज वही होता है, जब हम मेटल में कोई दूसरा मेटल मिक्स कर दें या तो हम दूसरा नॉन मेटल मिक्स कर दें, तब वो जो बन जाएगा वो बनेगा, उसको हम बोलते हैं एलॉय किसी भी मेटल में। तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसको हम एलॉय बोलते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल देखिए, एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेकिंग आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम प्योर आयरन में थोड़ा कार्बन की मात्रा ऐड कर दें तो वो ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं आयरन के कंपेयर में स्टेनलेस स्टील। क्यों, क्योंकि जब हम आयरन को निकेल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील बनता है। इसका प्रॉफिट ये है कि ये हार्ड भी होता है और ये इसमें जंग भी नहीं लगती, डजंट रस्ट, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। मरकरी इज एडेड टू अदर मेटल्स टू मेक अमलगम। आपको याद रखना है अमलगम क्या होता है, अमलगम इज द एलॉय ऑफ मरकरी। अमलगम किसका एलॉय है, ये चीज़ आपको याद रखना है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मरकरी ऐड किया जाता है दूसरे मेटल्स में, तब वो जाके अमलगम बनाता है, ठीक है। ब्रास इन द सेम वे ब्रास ब्रॉन्ज होता है। कॉपर को जब जिंक के साथ मिलाएंगे तो ब्रास बनेगा, कॉपर को जब टिन के साथ मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज बनेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको याद रखना है कि कब ब्रास बनेगा कब ब्रॉन्ज बनेगा। ब्रास और ब्रॉन्ज में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, लोअर होती है प्योर मेटल से, मतलब ये थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी कम होगी, लोअर होगी प्योर मेटल के कंपेयर में। सोल्जर क्या होता है, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो अगर हम लेड और टिन को मिक्स कर दें, इनके जो एलॉय बनेगा ना उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होगा, वो जल्दी पिघल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट लो होने का मतलब होता है जल्दी पिघल जाना, जल्दी मेल्ट हो जाना। तो उसको हम वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम सोल्जर बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी हैं। इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।